अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन 2024 है, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल अजीबो गरीब सी होती जा रही है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से शहर इक़्तिदार में यह बाज़ गश्त होती नजर आती है कि इलेक्शन कैसे होंगे, पुरअमन कैसे इलेक्शन का इनेकाद होगा और क्या क्या इंतजाम किए जाए। इस हवाले से निगरान वज़ीर दाखिला जो है उनके सरबराही में एक इजलास हुआ और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी का मरबूत प्लान बनाने की हिदायत की है ताकि 8 फरवरी को इलेक्शन पुरअमन तरीके से और अच्छे तरीके से हो सके। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी ये इम्कान मुस्तरद कर दिया है कि इलेक्शन आगे जा रहे हैं या इलेक्शन मुलतवी हो सकता है, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान में। इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन हो सके। असल मामला यह है कि इलेक्शन के करीब करीब ये बैरूनी दुश्मन जो है पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयां क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात है? क्या जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुल्क में बदअमनी को मजीद बढ़ाना चाहते हैं या अवाम को उकसाना चाहते हैं? लेकिन पाक फौज के इदारों ने, पाक फौज ने तमाम सूरत हाल पर नजर रखी हुई है और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन और सहूलतकारों के गिर्द जल्द घेरा तंग होगा, ये मेरी इतलात है। और उस घेरा तंगी में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी कि कोई भी अगर बैरूनी ममालिक के लोगों के साथ मिल के बैरूनी ममालिक की लोगों के आलाकार बन के पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं किसी भी किस्म की, तो उनको माफी नहीं दी जाएगी। इस मौजू पे भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि बानी पीटीआई को सजा हो गई तो कुल 24 साल की, जबकि साबिक वजीर खारजा को 10 साल की सजा हुई, उनकी अहलिया को 14 साल की सजा हुई। इसके अलावा इद्दत में निकाह का जो केस है उसके ऊपर भी आज हेयरिंग हुई है और मेरी ये शुनीद है कि इसके बाद जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसके ऊपर भी बड़ा स्पीडी ट्रायल होगा। मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में मजीद जो केसेस हैं वो कंक्लूड होंगे, सजा या जजा का फैसला होगा, वो फैसला तो अदालत ने करना है। क्या जो इस तरह की सूरत हाल है, इस तरह की सूरत हाल में बानी पीटीआई, उनकी अहलिया शाह महमूद कुरैशी वो सजा याफ्ता करार पाए और उनके करीबी लोग आजम खान समेत तमाम करीबी लोगों ने गवाही दी और उसी तरीके से गवाही दी जिस तरीके से इन्होंने कहा कुरान पाक पे हल्फ रख के। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद पार्टी का क्या बनेगा, पार्टी कैसे मूव ऑन करेगी, कैसे चीजों को आके लेके जाया जाएगा? मुझे यह लगता है कि जाती तौर पे अना और जिद और हटदर्मी जो है वो शायद हालात को इस नहज पे ले आई है कि शायद जहां से अभी को रास्ता बज़ाहिर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया कि वो 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक दफा फिर करवाएगी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए उनका कहना यह है कि उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी रऊफ हसन तैनात कर दिए गए हैं, जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी है तहरीक इंसाफ के, और मुख्तलिफ जो सूबे हैं वहां पे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। किस तरीके से जो कागजात नामजदगी हासिल किए जाएंगे, किस तरीके से वोट पोल कराए जाएंगे, इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को भी अकबर एस बाबर चैलेंज करेंगे। ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है ये पार्टी के आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है, इसके ऊपर भी अकबर एस बाबर हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उनसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। उज़मा कारदार साहिबा PMLN से हमारे साथ हैं। डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा पीपल्स पार्टी से रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जंगीर साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा कारदार साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाइएगा कि इलेक्शन में तो 8 दिन रह गए, 7 दिन रह गए और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, इसके ऊपर क्या कहेंगी? और इलेक्शन कमीशन तो क्लियर है इस मामले पे कि सिक्योरिटी का मरबूत प्लान बनाया जाएगा और इलेक्शन करवाए जाएंगे, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगी? काशिफ, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत अफसोसनाक था तो जानों का ज़िया, एक भी जान जाए तो इंसान को बहुत दुख और तकलीफ होती है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे जो हैं उन्होंने बहुत इससे भी ज़्यादा सीरियस और संगीन किस्म के सिक्योरिटी इश्यूज का सामना किया है और बड़ी कामयाबी से उनको ओवरकम भी किया है। 2007 में और 2013 में इससे बहुत बदतर हालात थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो थी वो इलेक्शन हुई थी, क्योंकि इलेक्शन इस वक्त मुल्क के
एक इस्तेहकाम के लिए और एक मुल्क की मईशत को आगे चलाने के लिए नागुज़ीर है। उसके बगैर बिल्कुल अब हमारा जो मुल्क है ना वो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस इलेक्शन आज जो कमीशन की जो मीटिंग हुई है उन्होंने उनको हमारे जितने सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने ये बिल्कुल कहा है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, जो जिस तरीके से आपको हेल्प चाहिए, जहां चाहिए, जौन से भी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं जिधर जिधर मुल्क में हैं, हम आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होने जा रहा है। देखिए, ये तो एक खुशाइन बात है, लेकिन हमारे मुल्क में जो बैरूनी लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उनके जो सहूलतकार हैं, उनके गिर्द भी पाक फौज का अज़्म है कि घेरा तंग होगा। जितनी कुर्बानियां पाक फौज दे रही है उतनी ज्यादा तनकीद भी उन पे की जा रही है। क्या ये हमारा दोहरा म्यार नहीं है? हमें अपने पाक फौज को इस तरह मजबूत करने की जरूरत है, ना कि अपने पॉलिटिकल मैटर के ऊपर उनको हम हद से तनकीद बनाएं। इस पे क्या कमेंट है? मैं कहती हूँ काशिफ, जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। मुझे समझ नहीं आती कि अगर कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है तो वो किस तरह से अपने इन कौमी सलामती के इदारे जो हैं उन पे तनकीद कर सकता है या उनके खिलाफ लोगों को उकसा सकता है। ये तो सिर्फ हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं ये उनका एजेंडा हो सकता है, ये किसी पाकिस्तानी का एजेंडा नहीं हो सकता। देखें, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी इतने ज्यादा खतरात हैं और इस वक्त कोई हमें मैली आंख से इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि हमारे सिर्फ लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है दुनिया में और बेहतरीन हमारी फौज है। इंडिया के तो कांपते हैं लोग जब हमारी फौज का नाम सुनते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बेस्ट हैं, 26 हमारे पास हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। अगर ये हमारे पास खुदा ना खास्ता ना होता तो ये तो हमें हजम कर जाते और डिकार भी ना लेते। ये तो हमारी अफवाज है जिनकी वजह से इन पे लगाम लगी हुई है। तो मेरे ख्याल में हम मिनहासुल कौम हमें सबको एक होना चाहिए और अपने इदारों के पीछे खड़ा होना चाहिए। कौम और इदारे मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं। दुरुस्त दुरुस्त। डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा, बिलावल साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी दहशतगर्दों के निशाने पे है और वो समझ रहे हैं कि ये बच्चा है, खौफजदा हो जाएगा, भाग जाएगा। ये इस बात के पीछे क्या मुहर्रिकात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू काशिफ। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी बात हो रही थी दहशतगर्दी की और जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हमारी पार्टी निशाने पर है, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा शहादतें दी हैं और इस मुल्क के लिए अपना खून भी दिया है और जो फैसला हुआ है उसको कबूल किया है और पीछे नहीं हटे हैं। तो ये उनकी तरफ से उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि जो समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इनकी धमकियों से, इनके डराने से डर जाएंगे, तो वो भूल रहे हैं कि वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि जान भी जाए तो मैं अपने मुल्क में जाकर ही अपनी जान देना चाहूंगी, अपने लोगों में, अपनी आवाम में जाकर जान देना चाहूंगी क्योंकि ये धरती मुझे बुला रही है। तो वो भूल रहे हैं कि वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के नवासे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फांसी तो कबूल की लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके तारीख में अपने आप को खत्म करने की कोशिश नहीं की। ये लोग भूल रहे हैं कि ये मर्द और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे हैं जिन्होंने 11 साल बिना कुछ कहे अदालतों के चक्कर भी काटे, जेल भी काटी और उसके बाद बाइज्जत बरी भी हुए। तो ये लोग समझते हैं कि हम शायद डर जाएंगे। हमने अपनी जो क़यादत है उनकी शहादत दे के इस कौम के लिए जमहूरियत कायम की है, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये एक कारकुन की हैसियत से मेरा उन लोगों को मैसेज भी होगा कि आप लोग ये ना समझें कि हम डर जाएंगे। हम डटे रहे हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कायम रहे और इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन हो ताकि सब लोगों को अपना मैंडेट मिले और काम करने की जो एक रुकावट है वो खत्म हो जाए। जो भी हमारे अंदरूनी और बैरूनी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है डॉक्टर साहिबा। इलेक्शन तो हो रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कह दिया गया और निगरान वज़ीर दाखिला की जानिब से भी कह दिया गया। मेरी राय ये है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं
वो अफगानिस्तान के रास्ते हो रहे हैं और भारत उसमें कहीं ना कहीं बराह रास्त या बिलवासा या बिलावासा मुलविस है। लिहाजा उनके जो सहूलतकार है वो पाकिस्तान में किसी ना किसी शेप में मौजूद हैं। कुछ को पकड़ा भी गया, उनको मीडिया के सामने रखा भी गया। आप इस बात पे तो कन्विंस है ना कि अगर कोई सहूलतकारी पाकिस्तान के अंदर मादरे वतन के खिलाफ कर रहा है तो उसके गिर्द गहरा तंग होना चाहिए। जी बिल्कुल काशिफ, मैं ये चाहूंगी कि बल्कि ये सब लोग यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो वो उनको पकड़ना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए, जिससे सबसे बड़ा सबूत जो हमारे पास है वो कुलभूषण यादव की शक्ल में मौजूद है कि किस तरह से पाकिस्तान में इंटरफेरेंस होती रहती है और किस तरह से पाकिस्तान के लोगों को, या जिस तरह से अब इस वक्त दहशतगर्दी के एक दो हुए हैं, वाकयात हुए हैं, वो क्यों हो रहे हैं हमें पता है, लेकिन ये समझते हैं कि शायद इनसे हम डर जाएँगे, तो जब तक हम इलेक्शन में नहीं जाते या इलेक्शन से हम अपने हुकूमत नहीं बना लेते हैं, जब तक हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जो इदारे हैं वो भी इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ बने, कोई ऐसा सिस्टम बने जिसके तहत वो लोग काम शुरू करें। लेकिन इदारे अभी भी खामोश नहीं बैठे। जहाँ-जहाँ अगर हम लोग इस वक़्त आराम से अपनी कैंपेन कर रहे हैं या हम लोग आराम से सो रहे हैं, ये हमारी अफ़वाज हैं जो हमें इस वक़्त तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, हम उनकी हिफ़ाज़त में हैं। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द अज़ जल्द हो जाएँ, जो 8 तारीख को होने हैं, इंशाअल्लाह वो जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिससे फिर एक हुकूमत बने और अपना वो काम शुरू करे। जी ठीक। आफ्ताब जहांगीर साहब, बानी तहरीक इंसाफ को सजा हो गई कुल 24 साल की, शामिम कुरैशी साहब को 10 साल की, उनकी अहलिया को 14 साल की, और बाकी भी केसेस ऑन प्रोसेस हैं। इद्दत में निकाह के गवाहों के भी आज कल बयान कलमबंद हुए हैं। पहले तो ये कमेंट कीजिएगा कि इस पे क्या कहिएगा, और दूसरी बात यह कि इलेक्शन भी हो रहे हैं, इलेक्शन के अभाव भी खत्म हो गया, गो के अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन उस पर कंट्रोल करने का मरबूत प्लान का भी कह दिया गया है। ये दो चीजें आपके सामने, सर क्या कमेंट करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ कि आपने मुझे, आज मैं तकरीबन 10 महीने के बाद किसी पहले टीवी चैनल प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। और साजिया सोफिया बहुत शुक्रिया साहबा सर। मेरी बहन बैठी हैं, उनको मेरा सलाम, क्योंकि हम कुछ अरसा जो है पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ मौजूद थे। अच्छा देखें, बात ये है कि मेरी बहन कह रही है कि बहुत अच्छा हो इलेक्शन हो रहा है, बड़ा फेयर इलेक्शन हो रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए, MQM के लिए, जमात इस्लामी के लिए और भी जितनी दीगर जमातें हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा इलेक्शन हो रहा है। और उन्हें इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि वो बड़े पुरअमन तरीके से इदारों के साथ मिलकर इलेक्शन कर लड़ रही हैं। लेकिन PTI के लिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि वो फील्ड मौजूद नहीं है। जैसे कि अभी 28 तारीख को किया कराची के अंदर, आप ये देखें कि उस दिन कराची के अंदर जमात इस्लामी का कायदे आज़म के मज़ार पे जलसा, 5 स्टार पुल के ऊपर पीपल्स पार्टी का जलसा, 10 नंबर पे MQM का जलसा, और इसी तरह दूसरी जगहों पे TLP और दूसरी जमातों के जलसे हो रहे थे। हमारा एक रैली का प्रोग्राम था, हमने रैली लेकर आनी थी, लेकिन क्योंकि कायदे आज़म के मज़ार पे जमात इस्लामी का जलसा था, हमने वहाँ से उसको तब्दील करके हमने कहा कि हम सिर्फ 3 तलवार तक आएंगे और वहाँ से अपने अपने रास्ते वापस चले जाएंगे। ना हमारा कोई प्रोग्राम था कि हम तकरीरें करेंगे, ना कुछ करेंगे। लेकिन जो हुआ वहाँ पे उस दिन, वो सब ने देखा। और मज़े की बात ये कि मैं तो था ही नहीं, मैं उस 3 तलवार पे था ही नहीं, मैं मौजूद नहीं था। FIR मेरे नाम की कट गई। हमारे जितने MNA MPs थे उनकी FIR कट गई। अगर आपके पास वो FIR है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको भेज देता हूँ। और उसी तरह हमारे वर्कर्स की, ओहदेदारान की, और फिर 4,500 नामालूम अफराद की। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि अभी भी हम कहीं जाते हैं तो फौरन छापा पड़ता है। आज भी मेरा पता चला कि जी वो किसी ने हमें बताया कि भाई वो यहाँ पे प्रोग्राम बन रहा है थाने में, या MNA MPA को गिरफ्तार कर लो। अब मुझे बताएं कि ये फेयर इलेक्शन है? हम ये कहते हैं कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन करवाएं आप, आवाम को वो उनकी मर्जी का वोट देने का हक दें, वो जिसको मर्जी चाहे चुने। हमारे 2 साल को चुन लें कि हमने 2 साल में कोई परफॉर्मेंस की है या नहीं की है, और जिन्होंने 35-35 साल किए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। अगर आवाम उनसे मुतमईन है तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि दिन के अंदर कुछ और रिजल्ट हो और रात को जो है वो रिजल्ट तब्दील हो जाए।
अब मुझे लगता है कि आवाम इसको कबूल नहीं करेगी। अफ्ताब साहब, आपके साथ आपकी बिल्कुल ज्यादती हो रही होगी, आपने कहा मुकदमात हो रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा था आपकी गुफ्तगू के दौरान 2018 में जी नून लीग के साथ भी तो यही कुछ हो रहा था। उस वक्त तो जी, आप भी माशाल्लाह, किसी नून के लीग ना किसी के साथ मिलकर आप- इलेक्शन लड़ रहे थे। अरे काशिफ साहब, आप एंकर हैं, मुझे नहीं पता कि कितने पुराने एंकर हैं आप, लेकिन अगर 2018 की बात करते हैं तो मुझे वो लिस्ट पेश कर दें कि ये लोग थे, ये जेलों में गए, ये लोग थे जिन्होंने कैंपेन नहीं चला सके। वो भाई अवाम ने मैंडेट दिया था और वो इतना हमें पूरा मैंडेट भी नहीं मिला था, हमने तो मिलजुल कर जो है हुकूमत बनाई थी, अपने साथ अलायंस मिलाए थे, समझे ना। लेकिन ये है कि ये अब जो है प्लेइंग फील्ड के साथ, भाई हमारे लिए हम जाते हैं शनाख्ती कार्ड के लिए भी, किसी और काम के लिए भी कोर्ट में जाकर हमारी बायोमेट्रिक होती है। क्या आपने कभी सुना कि बायोमेट्रिक वाले एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक करते हैं? आप मुझे एक वाकया बता दें कि ये बिल्कुल हुआ है। ठीक है आपके बात, तो बिल्कुल इसी ठीक तरह है। मैं आपको बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें गिनवा सकता हूँ। मैंने आपको जो लिस्ट बताई है, आप देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि लिस्ट वाइज ये MNA, MPA है, ओहदेदारान, मतलब ये कोई तरीका है तो मुझे बताएं कि अगर इस तरह इलेक्शन होते हैं, भाई आप हमें इजाजत दें, बिल्कुल हमें ठीक। इलेक्शन करने के लिए दें। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हो, कोई खून खराबा हो, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे दोस्त हो, बात, तो आप हमारे साथ कानून के मुताबिक डील करें। इन्होंने सबने मिलकर के हमारी हाँ। हुकूमत को खत्म किया था। आज एक दूसरे को गालियां कौन दे रहे हैं? हम तो, हमें नहीं दे रहे गालियां, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी। इसका जवाब डॉक्टर साहब से ले लेते हैं। हाँ, ले ले इसका जवाब डॉक्टर साहब से ले लेते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, उनको छोड़ दें, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? नहीं, उनको नहीं पता, मुझे मालूम है उनके बारे में, मुझे पता है, मैं उनके सामने तो बैठता भी नहीं हूँ। ये तो मुझे तनवीर ने बता दिया कि जो लोग नारे उठाते थे, जो लोग कुरान उठाते थे इमरान खान के लिए, जो जाने देने की बातें करते थे, तो वो आज इस तरह के वो बने हुए लोटे। मैं लोटों के साथ नहीं बैठता। मैं डॉक्टर सोफिया साहब नहीं देख, ये लफ्ज मुनासिब नहीं है। आप पढ़े लिखे अच्छे आदमी है, ये लफ्ज मुनासिब नहीं। देखिए, ये मुनासिब है, इसको छोड़े इस बात को, मुनासिब है कि नहीं? अगर मैं ये पार्टी को इस छोड़ तरह के की जाऊंगा तो जुबान लोग अगर मुझे भी बोलेंगे ना लूटना तो चाहेंगे। ये इनको यहाँ से छुट्टी करानी पड़ेगी। नहीं कोई हाँ। नहीं उस्मा साहब आप एक मिनट, अगर इस तरह की जुबान उस्मा साहब एक मिनट, इनकी आदत से उस्मा, मजबूर एक हैं, मिनट, ये एक हर दफा यही करते हैं, आदत से उस्मा मजबूर हैं एक ये। मिनट बात तो करने दीजिए ना, उन्हें बात तो करने दीजिए ना। वोट मांगने दे रहे हैं ना बात करने दे रहे हैं। जी आफ्ताब साहब, मेरे साथ कोई मुस्लिम लीग नून का कोई वो आदमी बिठाए जो किसी और जमात से ना आया हो। ठीक ठीक ठीक। आप अच्छा मैं बोरिया डॉक्टर दूसरा सोफिया की गोल तरफ करें जाना और चाहता घर हूँ। चले मैं जाएं। डॉक्टर मैं घर पे ही आपकी मैं- हिम्मत उस्मा, नहीं एक कि मिनट, आप मेरे सामने उस्मा बैठे, एक मिनट, आपकी टांगे कांपती है मेरे साथ उस्मा, बैठते एक हुए, मिनट। मोहब्बत मेरे ऊपर उस्मा, दिखाओ। आपके अंदर से दिल दहल जाता है। हाँ। उसमें एक मिनट डॉक्टर साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? जी काशिफ, पीपल्स पार्टी देखिए, क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही सिंध आफ्ताब में? जी काशिफ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आफ्ताब साहब ने जो बात की है कि मैंने कहा है कि बहुत फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहे हैं, मैंने ये कहा है कि होने चाहिए। देखें, इल्जामात की सियासत और इंतशार की सियासत हमारी रिवायत नहीं है। ये तो आफ्ताब साहब वालों की रिवायत रही है कि वो इल्जामात लगाते थे, इंतशार फैलाते थे और फिर उसके बाद उसी इंतशार पे वो आगे गेम अपनी चलाते थे। जिस तरह से उन्होंने, उनके चेयरमैन नेबानी ने कहा था कि हम खेलेंगे, आखिरी बाल तक मैं खेलूंगा। ठीक। तो वो खेलने वाले लोग थे ना, वो तो अभी भी उनके कह रहे अंदर हैं। सियासी मेच्योरिटी जो होनी चाहिए वो सियासी मेच्योरिटी नहीं है। मैं समझती हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इन सब से कम उम्र हैं, लेकिन मैं समझती हूँ पॉलिटिकली वो बहुत मेच्योर हैं। उनको पता है कि किस तरह से किसके साथ क्या बात करनी है। वो इल्जामात वाली सियासत पे यकीन नहीं रखते, वो इंतकाम वाली सियासत पे यकीन नहीं रखते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। उस्मा कारदार साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा कि बानी तहरीक इंसाफ को कुल 24 साल की सज़ा हो गई, शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल की होगी, उनकी अहलिया को भी 14 साल की सज़ा हो गई। क्या कहिएगा कि अहलिया को तो, बुशरा बीबी को तो बनी गाला में सब जेल में रख दिया गया, और वो ये यहाँ तक मामला पहुंचे क्यों? मैं आपको बात तो बताती हूँ, लेकिन ये प्लीज जरा काशिफ जूम करके ये तस्वीर दिखा दें जरा टीवी पे। SHO बोर्ड बेसन कराची रियाज नियाजी, और किस तरह इसको इन्होंने जोदोकोब किया PTI के लोगों ने, और किस तरह इनको मारा पीटा। ये अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो अपने आप को सियासी पार्टी कहते थे, अब सवाए इंतशार के
और सिवाय ये तशद्दुद के और कुछ इनके पास बाकी नहीं बचा, और इसीलिए 9 मई भी ठीक हुआ था। अब ये चाहते हैं कि रोज 9 ठीक मई करें और फिर उसके बाद सारा मलबा जो है वो इदारों पे डाल दें। तो ये थोड़ी अपने गिरेबान में ठीक झांक के देखें कि यहाँ तक ये पहुंचे क्यों हैं। आपने ये मामलात जो बात की, तो ये देखें, ये 4 ओपन एंड शट केसेस थे और उसमें सजा तो होनी थी, क्योंकि ये सबूत, अब जो साइफर केस जो है उसमें इनके अपना जो लाडला प्रिंसिपल सेक्रेटरी था आजम खान, उसने गवाही दी है। वो असद मजीद जो वहां पे हमारे अमेरिका में यूएस के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने गवाही दी है। तो इसमें तो जाहिर है कि एक स्टेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसमें कोई भी आप डॉक्यूमेंट इस तरह से खेल तमाशा नहीं उसके साथ कर सकते। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या कहा, वो कहते हैं मेरे सीने में इतने राज दफन हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ कि मैं वो राज जो है वो किसी पे जाहिर करूं, क्योंकि वो इमानत है, वो पाकिस्तान की इमानत है मेरे पास, और वो हमारी सिक्योरिटी ब्रीच होती है अगर हम उसके साथ खेल तमाशा करें। तो बात सारी ये है कि ये जो आज मुकाफात अमल है, ये जो हमें कहा जाता था कि जी 22-23 साल से हम करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, पता ये चला कि सबसे ज्यादा अरूज पे करप्शन जो थी वो हमारे जमाने में हो गई, और फिर ये तोशा खाना में ये सारी कहानी सबके सामने है। उसके भी सारे सबूत आ गए, किस तरह से झूठ बोला गया, फिर डिक्लेयर नहीं किया गया। उस्मा साहबा, तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि अभी भी सहूलतकारी हो रही है, अभी भी सहूलतकारी हो रही है और बानी तहरीक इंसाफ को कोई ना कोई सहूलतकारी की जा रही है, और बुशरा बीबी को बनी गाला में सब जेल में रखना जो है वो कहते हैं इसकी एक दलील है। आप भी इस पे इत्तेफाक करती हैं? वाह वाह काशिफ, वाह 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 वाह। देखो जी, 300 केनाल की वो स्टेट है, मैं गई हुई हूँ, वो तो एक 5 स्टार होटल, उसके सामने कुछ नहीं है। आराम से वहां पे वो रहेंगी, मौजें करेंगी, अपनी मर्जी से उठेंगी, खाएंगी, पिएंगी, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं। अब मुझे समझ नहीं आती कि मरियम नवाज साहिबा जो थी उनको तो काल कोठरी में रखा था, उनका क्या कसूर था? उनके जाके सेल में कैमरे तक लगाए हुए थे, उनको तो उन्होंने इस तरीके से रखा हुआ था, और उन्होंने उनको कहा कि आप रेस्ट हाउस में चली जाएं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। यहाँ पे तो मोहतरमा जो है वो शहंशाह बन के, और क्या बात है बानी साहब की, 5 स्टार जेल में बैठे हुए हैं, बगीचे उनके पास हैं, टीवी उनके पास है, एसी उनके पास है, देसी मुर्ग वो खाते हैं, देसी गोश्त वो खाते हैं, हर दुनिया की वहां फैसिलिटी है उनको। तो ये तो मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सा जेल है और ये कौन सी सजा है जो इनको मिल रही है। तो ये तो इनमें तो हिम्मत नहीं है कि कोई जरा सी भी सख्ती बर्दाश्त कर सके, और बुज़दिली का ये निशान है। और ये जो आपके साथ मेहमान बैठे हैं, इनको तमीज नहीं है किसी से बात करने की, इसीलिए किसी ने 10 महीने से इनको बुलाया नहीं किसी प्रोग्राम पे। नहीं, देखिए इस तरह नहीं करें। डॉक्टर शाजिया साहिबा, जो सजा तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जी मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। उन्होंने भी तो यही कहा है ना, अब बात खत्म हो गई, बात हम बैठने को तैयार नहीं हूँ, मुझे ना बुलाया करें अगर आपने इनको बुलाना है तो। इनका तो ऊपर वाला खाना जो है तमीज से खाली है। आपका नुक्ता नजर आ गया। डॉक्टर शाजिया साहिबा, ये जो सजा हुई 24 साल की बानी तहरीक इंसाफ को और शाह महमूद साहब को और अहलिया को बानी तहरीक इंसाफ की, क्या कमेंट करेंगी? और उसके बाद ये सब जेल वाला मामला। देखिए काशिफ, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पे या मुल्क पे और मुल्क की सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं जब हम ओथ लेते हैं बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, और उसके बाद जब आप बीइंग अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे होते हैं, तो आप यही कसम खा रहे होते हैं कि आप मुल्क की सलामती की हिफाजत करेंगे, आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उन राजों का जो आपके सामने लाए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर ये इन्होंने वाकई में इसका ब्रीच किया है, इस सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, तो मेरे ख्याल में ये एक अदालती फैसला है। और ये अदालती फैसला, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो अदालतों की रिस्पेक्ट की है, और हम इस चीज की अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, जो उनको सजाएं हुई हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो उनके एविडेंस थे उनके बेस पे उनको सजाएं हुई हैं। और सब जेल, मैं समझती हूँ कि अगर सब जेल की बात की जाए तो 2018 से लेकर जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसमें बीच में कोविड भी आया था,
तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि जिस तरह से मोहतरमा फरियाल ठाकुर साहिबा को हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया गया था ईद वाली रात पे, जी दुरुस्त। और जिस तरह से जनाब जी आसिफ अली दुरुस्त। जरदारी साहब ने सारी अपनी हेयरिंग जो है ड्यूरिंग कोविड अदालतों में आकर उन्होंने वो दी थी, अपनी हेयरिंग अटेंड की थी। तो मेरे ख्याल में ये चीजें हमारे लिए सजाएं जो है कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर इन लोगों में इतनी कुवत है, इतनी ताकत है, जो 9 मई वाली चीज कर सकते हैं, तो फिर इनमें इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी करेज होनी चाहिए कि इन जो सजाएं हैं उनको उन जेलों में जाके, जो इन्होंने जेल को भी एक जिम खाना और अपना सारा अपनी फैसिलिटीज से भर दिया है, जो ये कहते थे कि मैं वापस जाऊं तो मैं एसी भी छीन लूंगा, मैं इनसे टीवी भी छीन लूंगा, मैं इनसे सारी सहूलतें छीन लूंगा। तो आप भी उसी स्टेट पे आके खुद भी उसी तरह से जेल भुगते जिस तरह से आप दूसरों के लिए कहते थे। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये जी एविडेंस बेसिस हैं तो मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत कम सजाए। अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की इस पे सिक्योरिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है। जी जी दुरुस्त। आफ्ताब जहांगीर साहब, कराची वाले मामले पे आपके ऊपर मुकदमा हुआ, अभी उज़मा साहिबा ने एक तस्वीर भी दिखाई, इसके ऊपर आप कमेंट करना चाहें, आपके पास राइट है। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो सज़ा हो गई और सबसे मोतमद खास आज़म खान ने कुरान पाक पे हाथ रखने के बाद, हल्फ देने के बाद जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराया, इस सारे मामले पे क्या कहिएगा? अच्छा देखिए, जहाँ तक बात आपने पहले कराची के सवाल किया है, मसला ये है कि जी जब सर। आप किसी के ऊपर डंडे बरसाते हैं, जब आप शेलिंग करते हैं, जब आप गोलियां जी जी चलाते हैं, तो आपको पता है कि जब आपका जुलूस होता है उसमें लोग होते हैं तो वो पथराव वगैरह भी करते हैं। और मैं तो इसको भी एक साजिश बिल्कुल का दोस्त। हिस्सा ही समझता हूँ कि ये इनके अपने लोगों ने यूनिफॉर्म के बगैर से कोई जो जाती रंजिश निकाली, वरना हमारा हम तो अच्छा। करीब ही नहीं जा सकते थे उसको मारने के लिए, समझे ना, क्योंकि वहाँ गोलियां चल रही थी, शेलिंग हो रही थी। आप मुझे बताएं कि शेलिंग के अच्छा। अंदर कोई पुलिस इंस्पेक्टर जो है उसको एसएचओ को कोई पकड़ सकता है? कोई उसको कर सकता है? वो तो उसके अपने लोगों ने उसकी फेंटी लगा दी, कोई ठीक हो गया अपना जाती दुश्मनी, और वो उसके वजह से ये हुआ है। ठीक। लेकिन बहरहाल अगर जिसने किया है, अगर इनके पास एविडेंस मौजूद है कि किसी ने इनको मारा है, उसकी एविडेंस की वीडियो कोई चीज मौजूद है, उस शख्स को आप बिल्कुल गिरफ्तार करें, कानून का जो असूल है उसके मुताबिक उसके साथ सजा जजा का मामला करें। अच्छी बात। मैं कभी का हमायत नहीं करूंगा इन बिल्कुल चीजों की, लेकिन बहुत अच्छी ये बात। भी तो कोई पूछे कि भाई पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का 5 स्टार के ऊपर जो होता है जलसा, उसमें लोग मर जाते हैं, उसमें लोगों की गाड़ियां जल जाती हैं, उसमें लोग जख्मी हो जाते हैं। क्या आपने उस पर कोई प्रोग्राम किया काशिफ साहब? आपने अपने टीवी पे दिखाया? आपने बताया कि ये आपस में 2 पार्टियां लड़ गई हैं और इसमें लोग मर रहे हैं और आग लग रही है इमलाक को, ये सारा कुछ हुआ? आपने बताया कि क्यों हो रहा है? इसी तरह देखिए, हमारे उसके अंदर तो अभी तक किसी जगह भी किसी के साथ कोई वो नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो आप पूछ लें अपने पीपल्स पार्टी के लोगों से, एमक्यूएम के, जमात इस्लामी के, अगर मेरे हल्के के अंदर कोई कैंप लगा हुआ होता है या कुछ होता है तो मैं जाकर उनसे मुलाकात करता हूँ। उनसे मुलाकात करके उनके साथ बैठ के हम ये कहते हैं कि भाई हमें पुरअमन तरीके से इलेक्शन कम में जाना है, हालात को पुरअमन रखना है और लोगों को वोट कर देने का हक देना चाहिए। आपके मंशूर के मुताबिक लोग आपको पसंद करें, आप वोट ले लें, हमारे मंशूर के मुताबिक हमें लोग वोट दें, आप हमारी जीत को तस्लीम कर लें। आफ्ताब भाई, सजाओं के ऊपर को कमेंट करेंगे? हाँ जी, सजा भी मैं कर देता हूँ। आप मुझे बताएं काशिफ साहब कि जरा मुझे एक केस बता दें, 77 साल 75 साल पाकिस्तान को हो गए, तोशा खाना पे किसी को सजा हुई है? तो एक केस बता दें, बिल्कुल अगर हुई है तो बता दें। लेकिन मेरा देखे आफ्ताब भाई, सर, मेरी से पूछेंगे सर, तो यही जज साहब थे, मोहम्मद बशीर साहब, यही अदालतें थी सर, यही अदालतें उस वक्त की अपोजिशन को मुकदमात में सजाएं सुनाई जा रही थी, तो कह रहे थे कानून का तकाजे पूरे हो रहे हैं, हर चीज हो रही है। आज उन्हीं अदालतों पे तहफुजात हैं। सर, मैं जो आपसे सवाल किया है कि मुझे ये बताएं कि तोशा खाना के ऊपर किसी को सजा हुई? लेकिन तोशा खाना किसी ने बेचा भी तो नहीं ना जी? नहीं। अच्छा, बिल्कुल सजा नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। काशिफ साहब माशाल्लाह, जबरदस्त, समझे ना, गाड़ियां बेचने का हक नहीं है, गाड़ियां ले जाने का हक नहीं है। मंसूर अली खान के सर, ले जाने में और बेचने में फर्क है ना जहांगीर साहब। अब सुने आफ्ताब साहब, नवाज ने क्या कहा? जी जी, तो कोई BMW नहीं ली। मंसूर अली खान हमारा बिल्कुल ठीक है, नहीं है,
वो इनको आपको सबको पता है वो किसकी जुबान बोलता है। लेकिन उसने जब कहा कि आपने BMW ली, कहती मैंने तो ली ही नहीं, मैंने तो कभी BMW देखी नहीं, मैंने तो चलाई नहीं। उसने कहा जी मैं आपको देखा तो हम तो कह रहे हैं कि जिसने भी किया उसको इम्प्लीकेट होना चाहिए। पहले बात सुन लेना, पूरी बात सुन ले, फिर उसने कहा रुक जी प्लीज इसको काट दें, फिर मैं आपको बता दूं। ये खुदा को माने, ऐसा ना करें कि जो आपको दिल के अंदर तकलीफ हो कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप कहें कि हाँ नहीं हुई तोशा खाना में किसी को, बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल तोशा खाना के अंदर। इसी तरह मुझे बताएं कि जब इन्होंने कहा कि ये सादा कागज लहराया था, इसमें कोई कुछ नहीं था, ये सब झूठ बोल रहा है कि कोई साजिश हुई की नहीं। जब कोई साजिश नहीं थी, कोई सादा कागज लहराया गया था, कोई साइफर आया नहीं था, तो उसमें 14 साल की कैद, 10 साल की कैद, इसके अंदर 10 साल की कैद नहीं, उसमें 10 साल। आप मुझे बताएं 14 साल की कैद आप दे रहे तोशाखाना पे, उम्र कैद। क्या किसी को कत्ल कर दिया? क्या किसी के साथ जुर्म कर दिया? 14 साल तोशाखाना और 10 साल साइफर का केस, जिसको आप कह रहे हैं टीवी में कह रहे हैं बैठ के सब झूठ है, ये तो सादा कागज था, ये आवाम को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, समझे ना? कमाल है यार, सादा कागज के ऊपर 10 साल सजा दे दिया आपने। मैं बिल्कुल मैं आफ्ताब भी जरा डॉक्टर शाजिया साहबा को ऐड करना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं? जी देखिए काशिफ, ये अभी आफ्ताब साहब इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये उन्हीं अदालतों पे, उन्हीं जजेस पे और उन्हीं इदारों पे इल्जामात लगा रहे हैं कि जो इनकी दौरे हुकूमत में जो इनकी बात मानते थे वो बहुत अच्छे थे। अगर फैसला इनके हक में हो तो ये बहुत खुश होते हैं, अगर फैसला इनके अगेंस्ट हो तो ये बहुत नाराज होते हैं उन्हीं इदारों पे। साइफर का झूठ 22 करोड़ अवाम के सामने इनके बानी ने बोला था, हमने नहीं बोला था। अगर साइफर नहीं था तो वो झूठ क्यों बोला गया? क्या तो झूठ बोला ना तो इसको बोले कि भाई झूठ बोला था आपने, आपका कोई साइफर नहीं था, आप ये बोले ना। नहीं, आप ये कहिए आपके लीडर, आपके बानी ने 22 करोड़ आवाम के सामने झूठ क्यों बोला था? डॉक्टर साहब को बात करने दीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ प्लीज। झूठ बोले, डॉक्टरी वाला झूठ था, बिल्कुल वैसा ही झूठ था। आफ्ताब साहब बात करने दीजिए, आफ्ताब साहब बात तो करने दीजिए डॉक्टर साहिबा को प्लीज। जी तो हम भी आपको बात करने नहीं जी डॉक्टर साहबा, जी डॉक्टर साहबा, जी डॉक्टर साहबा, प्यार और मोहब्बत के साथ बात करें। मैं अपनी कैंपेन चला रहा हूँ। जो एक बहुत बड़ी पार्टी का बानी है, क्या वो 22 करोड़ अवाम के सामने झूठा साबित हुआ या नहीं हुआ? अगर अगर झूठा था तो झूठे की सजा दी है आपने, झूठ बोलने की सजा दी है। तो मैं आपको 10,000 लीडर बनने के काबिल नहीं है, पार्लियामेंट में खड़े होकर लीडर बन नहीं सकता। झूठ पार्लियामेंट में खड़े वोट होकर देना, 1 करोड़ नौकरियां और 50 आफ्ताब भाई बात तो करने दीजिए, आफ्ताब भाई बात तो करने दीजिए ना उनको। जी डॉक्टर साहिबा, मुताबिक तो पार्लियामेंट के अंदर जितने झूठ बोले गए हैं उनके मुताबिक भी सजा होनी चाहिए सबको, 10-10 साल की। नहीं अच्छा आफ्ताब भाई गुजारिश है, हमने सोशल मीडिया पे हम लोग नहीं लाए थे। बिलियन ट्री सुनामी भी आपका किस्सा था, मालम जब्बा वाला किस्सा भी आपका हमने तो जो कौम की तो खिदमत की है, आज आप खुदा के लिए आप अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के वादा करें और अपनी क़यादत को बोले सिंध के अंदर, कराची के अंदर ईमानदारी का इलेक्शन करवा दें। वह दोस्त धांधली का इलेक्शन, SHO का इलेक्शन और दूसरे इदारों का इलेक्शन न करवाएं, तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। आप लोग पीटीआई वाले जो भी मासूम सिंपैथी कार्ड खेल के वोट लेना चाहते हैं, आप लोग सन ऑफ सॉइल नहीं हैं। आप लोगों ने अपनी धरती का सौदा किया है, आपने पाकिस्तान का सौदा किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा प्लीज, वो आपको पता है डॉक्टर साहिबा प्लीज, पाकिस्तान का। जी डॉक्टर साहिबा, आफ्ताब भाई, आफ्ताब जगी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उस्मा कारदार साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ होंगे और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो 5 फरवरी को होने जा रहे हैं, अकबर एस बाबर उसके ऊपर क्या राय रखते हैं, क्या स्ट्रेटजी रखते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है बानी रुकन तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर। वेलकम अकबर बाबर साहब। सर ये फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ ने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे तैनात हो गए रऊफ हसन साहब, और 5 फरवरी को वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। सर आप तब भी ये खबर पहुंची होगी, कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि एक ऐसा ग्रुप जो पार्टी पे मुसल्लत है, जो पिछले 2 सालों से एक दफ़ा नहीं, एक से ज़्यादा दफ़ा एक फ्रॉडलेंट और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा चुके हैं, जिसके बारे में हमारी एक कौमी कॉन्फ्रेंस ने 25 जनवरी को जो फाउंडिंग मेंबर्स थे और फॉर्मर ऑफिस बेरर थे, उन्होंने कहा था कि अब एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए और उस सिलसिले में शायद इलेक्शन कमीशन को एक कलीदी किरदार अदा करना होगा। लेकिन अफसोस कि अभी उस अमल को शुरू होने से पहले ही इन्होंने एक और बड़ी गैर कानूनी तरीके से एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का अमल शुरू किया है, जिसके यानी जो आइन की खिलाफ वर्जी है, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है, पीटीआई के अपने आइन की बड़ी ग्लेयरिंग खिलाफ वर्जी है। और उसकी मैं तफसीलात अभी इसलिए नहीं जा रहा कि इंशाल्लाह परसों हमारा इरादा है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएं और ये तमाम इन चीज़ों की निशानदेही करें। लेकिन असली सवाल ये है सोमवार को कब या हफ्ते को, हफ्ते के दिन जी इंशाल्लाह। तो देखिए कब तक ये निज़ाम, कब तक कोई भी निज़ाम, कब तक कोई भी कानून किसी मुल्क का जो है वो कब तक ये बर्दाश्त करेगा कि एक पार्टी जो है, जो जिसके ऊपर एक कब्जा ग्रुप है और उसका कब्जा है और वो इक़्तिदार की इस जंग में अपने पार्टी के जो मेंबरान हैं उनके बुनियादी आईनी हकूक से उनको डिसएनफ्रेंचाइज करे और बार बार करे और फिर बार बार इनको मौका भी मिले। तो मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि शायद इस दफ़ा पीटीआई को जो पिछली दफ़ा के मुकाबले में ज़्यादा नुकसान होगा और बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्टी किस किस्म का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि सर किस किस्म का नुकसान होगा और कहाँ से नुकसान हो सकता है? देखिए, जब इलेक्शन कमीशन में जाएंगे याद रखिए कि जो सियासी जमातों की रेगुलेटरी बॉडी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और ये मामला आज नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास चंद साल से ये मामला चल रहा है और चंद सालों से एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा पीटीआई ने उनकी अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी की है। जो पिछले अहकामात थे उसमें क्लियरली लिखा था कि आप अपने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। तो जो अमल अभी शुरू हुआ है, मैं तफसीलात में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मामलात हम सारे तरतीब दे चुके हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने पेश भी करेंगे कि खुलेआम इनकी अपने आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। आप इसे अंदाज़ा लगाइए कि अचानक 30 तारीख को एक कोई लेटर सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया में, जिसमें जो एक मुलाजिम है पार्टी का, एडमिन ऑफिसर, उसके दस्तखतों से एक मीटिंग कॉल की जाती है और उसकी क्या कानूनी हैसियत है। फिर उसके खुद ही आज उसके जरिए जो कोई शख्स एक अपॉइंट हो जाता है चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे, फिर वो खुद ही आज अखबार में बयान देता है कि पीटीआई के दफ्तर में सील कर दिए गए थे इसलिए मीटिंग नहीं हो सकी। फिर उस मीटिंग के नतीजे में ये तमाम अमल जो पहले से तैयार था उसको लॉन्च कर दिया जाता है और एक ऐसे वक्त में जब नेशनल इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं और पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो अपने कौमी इलेक्शन में इस वक्त लगे हुए हैं और कैंपेन में लगे हुए हैं, तो ये अचानक एक 5 दिनों में, याद रखिए कि 2013 में जो पैमाने पे पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसमें 1 साल लगा था। तो ये सारी चीज मैनिपुलेटेड और रिग्ड है। फर्स्ट इस दफा शायद ये हो कि इस दफा पहले वो जो अनअपोज सारे आ गए थे, इस दफा कोई एक आज पैनल कहीं खड़ा करके और वो भी दिखा दे के देखिए जी वोटिंग भी हुई है। लेकिन ये बड़ा भोंडे अंदाज में कर रहे हैं और इसका नुकसान जो है, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम दरख्वास्त करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि वो इस ट्रांजिशन को एज रेगुलेटरी बॉडी प्लान करें हमारे साथ मिलके और बाकियों के साथ मिलके, फाउंडिंग मेंबर्स हैं और दूसरे हैं, कि एक ट्रांजिशन प्लान किया जाए जिसके तहत सर आप इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं? जी, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये जो बातें कर रहे हैं, आप जाके देखिए ना कि किस तरीके से कर रहे हैं, कौन सी मेंबरशिप लिस्ट है और फिर उसमें कंडीशंस लगाई हुई। और फिर दूसरा ये कि क्या वो फॉर्म्स इस वक्त आपको अवेलेबल हैं। मैं आपके जरिए तमाम आपके नाजरीन से कहता हूँ कि ये जो दावा करते हैं, आप खुद चली जाइए वेबसाइट पे, जाके देखिए कि कहाँ पे आपको लीगली फॉर्म्स मिलते हैं और उसमें क्या तरीक़ेकार है और उसमें कहाँ जमा कराने हैं। तो और खुद ही आज के अखबार में है कि उनके अपने जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मरकजी दफ्तर तो सील हो गया था। तो मतलब कहने के पूरे पाकिस्तान में आपने इलेक्शंस कराने हैं
ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसको ये तमाशा मत बनाएं, और इन्होंने बनाया है और इसका नुकसान अब ये भुगतेंगे। ये मैं आपके सामने प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ये एक अच्छा बाबर साहब, बानी तहरीक इंसाफ को, शाह महमूद कुरैशी को, उनके अहलिया को सजा हो गई, उसके बाद ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आप क्या समझते हैं कि ये सारे का सारा मामला जो है ये पार्टी को किसी और सिमत लेके जाने का है या इस सियासी विरासत के ऊपर कोई प्लान तरीके से कंट्रोल करने का है? देखिए, मैं अभी तक जो कहते आ रहा हूँ, अगरचे इस पे लोग ज़ाहिर कंस्पिरेसी थ्योरीज भी बहुत सारी चलती है, और हमारे यहाँ तो आजकल झूठ जो है वो बिकता है सोशल मीडिया पे खासकर। तो मैंने 23 नवंबर को जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मैं कूदा, उससे पहले तो मैं तो नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कि आखिरी मौका दे रहे हैं 20 दिन का, वरना ये बल्ला आपसे ले लिया जाएगा। और मैंने तो ये कोशिश की कि बल्ला बच जाए, मैंने कहा कि इनको एक और मौका दें इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स के लिए, लेकिन ये उसी जिद और उसी तकब्बुर में और उसी के भाई नहीं ये हमारा कंट्रोल में रहना चाहिए, एक ग्रुप है जो उस पर हावी है, चंद टिकटों के खातिर या पावर पॉलिटिक्स की खातिर इन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया। नतीजा आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट तक बात गई और क्या फैसला आया, तो नुकसान हुआ पार्टी को। अब ये उस चीज को बजाय इसके कि इस वक्त एक इस्लाह के रास्ते पे चलते, ये शायद पार्टी को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाएंगे, और जिससे पार्टी की जो हैसियत है, कानूनी तो हैसियत है, वो खतरे में पड़ सकती है। न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से तहरीक इंसाफ के उन अकाबरीन को जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं, उनको कोई पॉजिटिव टॉक्स की ऑफर कर सकता है कि टेबल पे बैठ के इस मामले को हल किया जाए और इस पॉलिटिकल एंटिटी को बचा लिया जाए? एक ही तरीका है कि ये जो अमल शुरू किया इसको यहीं पे रोक ले, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हम भी जाते हैं और भी आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली रेगुलेटरी बॉडी है, पहले भी और पार्टियों में भी ऐसे तनाजात आए हैं। अगर आप ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देखते हैं कि जी आप इस ट्रांजिशन को कैसे प्लान करते हैं, उसमें हमारी भी तजावीज आएंगी, दूसरी तरफ से भी तजावीज आएंगी। लेट द इलेक्शन कमीशन और डिसाइड कीजिए अगले 4-6 महीने में हमने वो ट्रांजिशन कैसे करना है। ट्रांजिशन किस तरफ कि एक ट्रूली ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो सके, जो बुनियादी आईनी हकूक है वर्कर के उनको मिल सके, नीचे से लेके ऊपर तक, तहसील से लेके जिले से लेके सूबाई सतह से लेके कौमी सतह तक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज अ रेगुलेटरी बॉडी, जिस तरह कंपनियों को रेगुलेट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन करता है, इसी तरह सियासी जमातों को करता है। आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, इस अमल को यहाँ रोक लें। ये मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि इस अमल को यहीं पे रोक लें। आप इसको लेके गए जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं, इसके नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकते हैं पीटीआई को। हम फिर भी इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ में कितने ग्रुप बन चुके हैं, छोटे बड़े तहरीक इंसाफ में कितने ग्रुप बन चुके हैं, और आपके साथ किस किस जगह से कौन कौन से ग्रुप राब्ते में है? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया 25 को हमने कौमी कॉन्फ्रेंस की। अब ये जो इन्होंने फिर ये इंट्रा पार्टी के नाम पे नाटक रचाने की कोशिश की है, इसमें बड़ा शदीद रिएक्शन है। यकीन कीजिए कि लोग पीटीआई के जो रैंक एंड फाइल है, बड़ा शदीद रिएक्शन है। वो कहते हैं कि ये कोई वक्त है ये करने का। अभी हम नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शन कैंपेन में हैं, अभी हमें ऑलरेडी बड़ी दुश्वारियां पेश आ रही है, अभी हमारा ऑलरेडी इलेक्शन सिंबल जो है वो हमसे ले लिया गया है। इन लोगों की वजह से, इन लोगों की कोताहियों की वजह से, इन लोगों की इक़्तिदार की हवस की वजह से। क्या वजह थी कि पिछले 1.5-2 साल से ये कानूनी तकाजे पूरी नहीं कर सके और एक शफाफ इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करा सके? इनकी वजह से। अगर ये मजीद बाबर साहब वो कहते हैं अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा जाते हैं तो उनकी तो ये थॉट होगी कि जो आजाद लोग जीत के आए हैं वो आजाद लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे, तो उनके पास एक पार्लिमान में एक हैसियत होगी। अदरवाइज उनके आजाद लोग किसी भी सियासी जमात, दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। शायद पस्से मंजर ये मामला हो कि उन लोगों को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए ये काम किया जा रहा हो। देखिए, कभी आप सोच सकते हैं कि एक पार्टी जो कि जिसको आप ये दावा करते हैं कि पॉपुलर पार्टी है, फिर ये दावा करते हैं कि 8 लाख से ज्यादा उसके मेंबर हैं, फिर पाकिस्तान के तूल अर्ज में फैली हुई है, उसके इलेक्शन 3 या 4 दिनों में हो जाएंगे और वो शफाफ होंगे। ये क्या सा जादू है इनके पास? ये कौन सा ऐसा कोई उनके पास मैजिक वैंड है जिसके जरिए वो पूरे पाकिस्तान में, यानी एक नेशनल इलेक्शन का एक किस्म का रेप्लिका ही हुआ ना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर तो हर जिले और हर पाकिस्तान के कोने में मौजूद हैं। तो आपने सबको मौका दे दिया। मैंने कहा ना 2013 में इलेक्शन में 1 साल लगा,
तो क्या वजह थी कि आप तहम्मुल से, हम बिल्कुल हाथ बटाने के लिए तैयार थे। हमने कहा था 12 कि मिल के चलते हैं, एक लाएमल तय करते हैं, उस लाएमल के जरिए हम पार्टी में इलेक्शन कराते हैं और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराते हैं, जिसके नतीजे में एक वो तब्दीली आएगी जिसको वर्कर्स भी तस्लीम करेंगे, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल भी कबूल करेगा और ये सियासत के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। लेकिन ये फिर उसी ऐसा कोई हवस इक़्तिदार है इस टोले के ऊपर कि बस वो कहते हैं कि किसी तरह ये पार्टी का कंट्रोल हमारे हाथ से ना निकल जाए। अब हम लोग जो जंग लड़ रहे हैं, हम कहते हैं पार्टी का कंट्रोल हम नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं पार्टी के वर्करों को ये इख्तियार दिया जाए। और ये अब जो इन्होंने ये जो अभी आखिरी अटेम्प्ट है, ये मेरी बात आप प्रोग्राम में फिर चलाना कभी, और बहुत ज्यादा देर नहीं, कुछ अर्से बाद आप चलाना कि कितना बड़ा इन्होंने नुकसान किया है पीटीआई को इस अमल के जरिए। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अकबर एस बाबर साहब की गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी, वो अब भी बात करने को तैयार है तहरीक इंसाफ को बतौर पॉलिटिकल एंटिटी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं ये बच जाए और इस मामले में जिद आड़े ना रखी जाए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो अफहाम व तफहीम से करवाई जाए। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।